आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड के लिए सीसी 5 पेपर जो है उसमें हम पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे। राजपूत काल की राज्य व्यवस्था, सामाजिक स्थिति, आर्थिक जीवन हम लोग देख लिए थे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे राजपूत कालीन का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन देखेंगे। आर्थिक जीवन का मतलब है उनका जो इकोनॉमी का आधार क्या था, क्या चीज का उत्पादन होता था, किस प्रकार का व्यापार वाणिज्य था, उसके विषय में आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे। देखिए, राज्य की आय के प्रमुख साधन, राज्य की जो आय के प्रमुख साधन थे वो सामंतों से प्राप्त होने वाले वार्षिक कर। सामंत जो आपको मैंने बताया था कि सामंत एक व्यक्ति होता था जिसके पास संपत्ति होते थे, भूमि का मालिक होता था, ठीक है, और उसमें भी उसका वर्ग होता था। जिसके पास ज्यादा जमीन होता था वो बड़े सामंत, छोटे सामंत, इस तरह के सामंतों का विभाजन था। राजपूत पीरियड में राज्य की आय के प्रमुख साधन जो है सामंतों से प्राप्त होने वाले वार्षिक कर, उपहार और भेंट थे। व्यापार और उद्योग धंधे पर लगाए गए कर से भी, व्यापार और उद्योग धंधों पर लगाए गए कर से भी राज्य को अच्छी आमदनी होती थी। मान लीजिए कोई व्यापार है, कोई उद्योग धंधा है, उस पर जो टैक्स लगता था तो उस टैक्स से भी राज्य को अच्छी आमदनी होती थी। जुर्माने से भी राज्य को धन प्राप्त होता। मान लीजिए कोई एक आदमी गलती किया तो उसको जुर्माना लगता था, तो जुर्माने से भी जो आय की प्राप्ति होती थी वो भी जो है सो राजपूत पीरियड के लिए एक मतलब आय का साधन था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राजपूत काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था कृषि और पशुपालन था। कृषि और पशुपालन था। किसानों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक थी। यदि हम चर्चा करते हैं किसानों की इकोनॉमिक कंडीशन के, फार्मर का, तो संतोषजनक थी, मतलब बहुत खराब नहीं कहा जा सकता है। राज्य की ओर से अकाल, अनावृष्टि और अभाव की स्थिति में लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती। मान लीजिए कभी अकाल पड़ गया, कोई अभाव हो गया, उसमें जो है सो राज्य की ओर से उसको मदद किया जाता था। कृषि को उन्नत बनाने का प्रयास किया जाता था। सिंचाई के लिए तालाब, कुएं, झील, बांध और नहर की व्यवस्था थी। यानी सिंचाई के लिए क्या क्या चीज की व्यवस्था थी? तालाब, कुएं, झील, बांध और नहर की व्यवस्था थी। इस समय आंतरिक वाणिज्य व्यापार की प्रगति अवश्य हुई, किंतु विदेशी व्यापार उन्नतशील नहीं था। मतलब देश के अंदर की व्यापारिक व्यवस्था ठीक था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था, लेकिन हम यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो बहुत संतोषजनक नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था। इस काल में फिर भी भारत धनी और समृद्ध देश माना जाता था। भले बहुत ज्यादा विदेशी व्यापार नहीं थे, लेकिन इस काल में जो है सो भारत धनी और समृद्ध देश माना जाता था। मंदिरों में राज्य के अकूल धन होते थे। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ के रग रग में भगवान होते हैं। पत्थर है, भाई ठाकुर जी हैं, भोलेनाथ है, यानी यहाँ के लोग भगवान पर बहुत भरोसा करते हैं। और उस पीरियड में सबसे ज्यादा धन जो इन्वेस्ट लोग करते थे वो मंदिरों में क्या करते थे? भगवान पूजा पाठ में करते थे, है ना। तो कहीं न कहीं बहुत सारे धन मंदिरों में होते थे। धन की प्रचुरता से आकृष्ट होकर ही भारत पर निरंतर विदेशियों का आक्रमण हुआ। अब सोमनाथ आक्रमण, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण आप सुनते हैं। किस लिए हुआ? क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ के जो हिंदुओं का खजाना है वो मंदिरों में रहते हैं, सोना चांदी, है ना, बहुत ज्यादा भरे होते हैं। इसीलिए तो भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। तो विदेशी आक्रमणकारी जो है सो इस ओर धन की लालसा में आक्रमण करते थे। इस काल में दिनार, द्रम, रूपक, कसारपन, विशोपक, विसित्तिक आदि प्रमुख सिक्के थे। भूमि अनुदान का आर्थिक प्रभाव, भूमि अनुदान जो है उसका आर्थिक प्रभाव क्या है? देखिए अनुदान किसको बोलते हैं? जिसे कुछ दिया जाता है। जैसे आप देखते हो बहुत सारे विद्यालय अनुदान है, यानी इसका मतलब है सरकार उसको पैसा देती है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं देती लेकिन देती है। अनुदान ग्रहणकर्ता द्वारा परती भूमि पर कृषि कराने से कृषि का विस्तार हुआ। अब हुआ क्या कि जैसे जो परती भूमि थे, अनुदान ग्रहणकर्ता जो अनुदान ग्रहण करता था उसके द्वारा परती भूमि, जो परती भूमि था जिस पर खेती नहीं होता था,
कृषि कराने से क्या हुआ, कृषि का विस्तार हुआ, वहीं से जीवनदायी कृषि का निर्माण हुआ। क्या हुआ, जीवनदायी कृषि का निर्माण हुआ, क्योंकि प्रायः सभी अधिशेषा भूस्वामियों द्वारा विभिन्न करों तथा अन्य मांगों द्वारा ले लेने के कारण कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी से किसानों को कोई फायदा नहीं होता था। यह परिस्थिति व्यापार तथा वाणिज्य के विकास के लिए उपयुक्त नहीं था। फलतः इस काल में शहरों की तीव्र अवनति हुई, शहरों का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ, व्यापार एवं वाणिज्य का पतन हुआ तथा मुद्रा के प्रचलन में कमी आई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं राजपूत कालीन धार्मिक दशा। राजपूत शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। धार्मिक सहिष्णुता की नीति मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट्स कि मतलब हम किसी विशेष धर्म को ऐसा नहीं कहा और बहुत विशेष धर्म से नफरत नहीं किया। मतलब ये नहीं कि हम हिंदू धर्म मानने वाले हैं तो हम मुस्लिम धर्म से बहुत ज्यादा नफरत करें, ऐसा नहीं। राजपूत शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने सभी धर्मों का आदर किया और सभी धर्म अच्छे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो है ना जो भी हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस्लाम धर्म, ईसाई जो भी हैं, सभी जो है ना अच्छे हैं, सभी धर्म में अच्छाई की बात करती है। हमें किसी धर्म से नफरत नहीं करना चाहिए। तो राजपूत शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने सभी धर्मों का आदर किया, सभी धर्मों का आदर किया। इस काल में बौद्ध धर्म का ह्रास हो रहा था। इस काल में क्या हो रहा था, बौद्ध धर्म का ह्रास हो रहा था, क्योंकि प्यारे स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं बौद्ध काल को जो जैसे मान लीजिए पाल शासकों ने भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया बौद्ध धर्म को। पाल शासकों के पतन के बाद और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे शासक हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे मान लिया अशोक को ले लीजिए, अशोक ने बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया। वो तो आगे चलकर अपना धाम चलाए, लेकिन वो कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से संबंधित था। लेकिन बाद में आगे चल करके बौद्ध धर्म का क्या हुआ, पतन हुआ। आगे बात करते हैं। तो जैन धर्म की प्रगति शिथिल हो गया था, इसका भी जैन धर्म भी बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर रहा था। हिंदू धर्म में अनेक विकास हुए, लेकिन इसमें अंधविश्वास भी बढ़ा। हिंदू धर्म में क्या बढ़ा, अंधविश्वास भी बढ़ा। चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चालुक्य जो शासक थे वो जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसी काल में आदिनाथ का दिलवाड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण हुआ। भक्तिवाद का भी प्रचार इस युग में बहुत अधिक हुआ। भक्तिवाद का प्रचार इस युग में बहुत अधिक हुआ। भक्तिवाद के कारण मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ। भाई जब भक्ति होगा, जब हम पूजा पाठ करेंगे, भगवान के प्रति आस्था दिखाएंगे, तो फिर मंदिर का भी निर्माण होगा। ठीक है, तो भक्तिवाद के कारण मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ। भक्तिवाद के कारण वैष्णव, शैव, शाक्त, ब्राह्मण आदि संप्रदायों का विकास हुआ। इसी काल में शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रचार किया। आपको पूछा जा सकता है अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रचार किसने किया, तो शंकराचार्य ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सांस्कृतिक उपलब्धियां। राजपूत काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या था, यानी कल्चर के क्षेत्र में इनका क्या अचीवमेंट रहा, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। राजपूत काल में चौमुखी सांस्कृतिक विकास हुआ। शिक्षा, साहित्य, कला एवं स्थापत्य, मूर्ति कला, चित्रकला आदि का विकास हुआ। राजपूत भारतीय इतिहास में अपने सांस्कृतिक योगदान के कारण ही अति विशिष्ट है। सांस्कृतिक योगदान इनका बहुत ज्यादा है, अचीवमेंट बहुत ज्यादा रहा है। राजपूत भारतीय इतिहास में है ना अपने सांस्कृतिक उपलब्धि के लिए जाने जाते हैं। बिहार में नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी और पूर्वी बंगाल में विक्रमपुर, उत्तरी बंगाल में जगदल प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र थे। मालवा के राजा परमार ने अपनी राजधानी में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। अब समझ लीजिए कि भाई संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हो रहा है, इसका मतलब है कि जो शासक होते थे उन्होंने शिक्षा पर काफी ज्यादा काम किया, तब तो इस तरह के
महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है। इस काल में अनेक काव्य ग्रंथ, नाटक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ आदि की रचना हुई। कहने का मतलब है प्यारे स्टूडेंट्स, सांस्कृतिक उपलब्धि मतलब क्या होता है? कोई भी काल का आपको सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में लिखने के लिए एग्जाम में आ जाए तो सांस्कृतिक का मतलब होता है उस काल में साहित्य का विकास कैसे हुआ, कला का विकास कैसे हुआ, चित्रकला का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ, भाषा शैली का विकास, सब इसमें आ जाएगा, सांस्कृतिक उपलब्धि। ठीक है, तो इसमें देखिए इस काल में अनेक काव्य ग्रंथ, नाटक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ आदि की रचना हुई। तीनों शैलियों में नागर, द्रविड़ एवं बेसर, ये क्या है? ये मंदिर निर्माण कला की शैली है। उत्तर काल में जो मंदिर निर्माण होता था वो किस शैली में होता था? नागर शैली में। दक्षिण भारत में जो निर्माण होता था वो द्रविडियन शैली में, और दोनों का मिश्रण जो होता था वो बेसर शैली में, जिसे मध्य प्रदेश वाला इलाका में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नागर, द्रविड़ एवं उड़ीसा, गुजरात है ना, बेसर में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड यानी मध्य प्रदेश आदि में अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया, जो आज भी भारतीय संस्कृति की धरोहर मानी जाती है। देखते होंगे जब विश्व विरासत स्थल घोषित होता है तो हमारे यहाँ के बहुत सारे मंदिर है ना उसमें शामिल हो जाते हैं। ये हमारा विश्व धरोहर है, ये हमारी सांस्कृतिक उपलब्धि है, हमारे पूर्वजों का देन है कि उन्होंने किस प्रकार की कला से उन्होंने इस तरह का मंदिर का निर्माण किया कि आज भी विश्व धरोहर सूची में हमारे यहाँ का मंदिर शामिल हो जाता है। आप देखे होंगे ताजमहल है ना, ताजमहल को भी शामिल कर लिया गया। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमारे यहाँ पर निर्माण हुआ है ना, उसको वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस काल में जो भी मंदिरों का निर्माण किया गया हमारे लिए वो सांस्कृतिक की धरोहर है। ठीक है, इस प्रकार उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि 7वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में राजपूतों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण ही इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। यानी 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक ये जो पीरियड है ये राजपूत काल है, क्योंकि इसमें कला का विकास, साहित्य का विकास, हर क्षेत्रों में जो है सो विकास देखने को मिलता है। ठीक है, राजपूतों ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सभी व्यवस्थाओं में अपने प्रभाव को छोड़े। आप देख लीजिए, जब यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, तो पृथ्वीराज चौहान कौन थे? राजपूत थे ना। तो एक नींव था, एक राजपूत का दौर था जो हमारे यहाँ हमारी वो राजनीतिक मजबूती का पहचान है। लेकिन ठीक है, आगे चल करके यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना हो गए, लेकिन फिर भी 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक जो टाइम पीरियड है वो राजपूत काल है। उन्होंने टक्कर तो लिया, पृथ्वीराज चौहान हार गए मान लीजिए मोहम्मद गौरी से, लेकिन क्या इतनी आसानी से हारे? उन्होंने अंतिम प्रयास तक नहीं छोड़ा। चाहे जो भी शासक हुए राजपूत, उन्होंने कोशिश किया। तो इस प्रकार से राजपूतों ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सभी व्यवस्थाओं में अपने व्यापक प्रभाव छोड़े। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग क्या क्या चर्चा कर लिए? हमने चर्चा किया सबसे पहले कि राजपूतों का उद्भव कैसे हुआ। मैंने इसके विषय में प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इसका कौन कौन से तर्क दिया जाता है इसके उद्भव के विषय में। जैसे आपको मैंने बताया था कि इतिहासकारों ने राजपूतों की उत्पत्ति की व्याख्या विभिन्न रूप से की। विभिन्न राजपूत राजाओं का अभिलेख, उनके दरबारी कवियों की रचनाओं, प्रस्तुतियों आदि में दावा किया गया है कि राजपूत प्राचीन कालीय क्षत्रिय के वंशज थे। यद्यपि राजपूत शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र, हर्षचरित्र आदि में देखा जा सकता है, किंतु मध्यकाल में इसका प्रयोग एक व्यापक अर्थ में किया गया। अरबों के सिंध पर आक्रमण की चर्चा करने वाले ऐतिहासिक पुस्तक चचनाओं में दाहिर के घुड़सवार सैनिकों के लिए अबनाए मुल्क यानी राजाओं के पुत्र शब्द का उल्लेख करती है। इसके ही समानांतर एक अन्य दृष्टिकोण है जो राजपूतों को
गैर आर्य के मूल के शासकों के रूप में मानता है, जिन्हें आर्यकरण के क्रम में हिंदू समाज में शामिल कर लिया गया। अब एक तीसरी विचारधारा राजपूतों के विदेशी उद्भव की व्याख्या करती है। उनके बहुत से कर्मकांड एवं संस्कार शक के समान थे। संभवतः राजपूतों के पूर्वज गुप्त साम्राज्य को छीन भिन करने वाला हुन आक्रमण के समय भारत में मध्य एशिया से प्रविष्ट हुए थे। वे पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र में बस गए तथा धीरे धीरे उन्होंने गंगा के मैदान में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इस विचार की पुष्टि अग्निकुल के सिद्धांत से भी होता है, जिसके अनुसार राजस्थान में आबू पर्वत के निकट यज्ञ कुंड से 4 योद्धा प्रकट हुए, जिनमें प्रमुख क्षत्रिय वंशों की उत्पत्ति हुई। ऐसा लगता है कि अग्निकुंड से राजपूत की उत्पत्ति की अवधारणा हिंदू समाज में विदेशी कबीलों की समाहत लोगों की शुद्धिकरण की घटना की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग विचारधारा है राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो यदि एग्जाम में आ जाएंगे तो सारे ये उत्पत्ति के विचार आपको लिखना है। कुछ विद्वान इन सभी विचारधाराओं का समर्थन करते हुए कहते हैं राजपूत की मिश्रित उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, मिश्रित उत्पत्ति बताते हैं। उनके अनुसार कुछ राजपूत वंश तो प्राचीन क्षत्रिय के वंशज हैं, कुल गैर आर्य तथा कुछ विदेशी मूल के हैं। 10वीं शताब्दी के मध्य तक ये विभिन्न समूहों में कुछ समान लक्षणों के साथ एक सशक्त शासक वर्ग के रूप में धारण कर चुके थे। यही शासक वर्ग राजपूत कहलाए और भारत में कुछ प्रमुख राजवंश राजपूत थे, जैसे प्रतिहार, चौहान, परमार, सोलंकी, चंदेल, कलचुरी, गढ़वाल, तोमर, है ना, कच्छभक्त, ये सब जो है सो ये आपका कुछ राजपूत राजवंश थे। उसके बाद हमने कल के क्लास में चर्चा किया था राजपूत राज व्यवस्था, जिसमें हमने भूमिया का चर्चा किया था, गृहस्थिया का चर्चा किया था, राजपूत कालीन समाज के विषय में चर्चा किए थे, स्त्रियों की दशा के विषय में चर्चा किए थे। स्त्रियों की दशा के विषय में आपको मैंने क्या बताया था, अन्य सामंती समाज की तरह राजपूतों में भी स्त्रियों की स्थिति निम्न स्तरीय थी। राजपूत काल में यदि स्त्रियों की कंडीशन की चर्चा करते हैं तो निम्न था, लेकिन स्त्रियां कला और साहित्य में अभिरुचि, ठीक है निम्न था, लेकिन स्त्रियां जो होती थी कला में और साहित्य में अभिरुचि रखती थी। राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी अपने पांडित्य के लिए प्रसिद्ध विद्वान थी। वो भास्कराचार्य की कन्या लीलावती गणित में प्रवीण थी। इस युग की संस्कृत की कवित्री में इंदुलेखा, मारुला, मेरिका, शीला, सुभद्रा, पद्मश्री, मदालसा, लक्ष्य के नाम उल्लेखनीय। इसका मतलब क्या है कि ठीक है महिलाओं का कंडीशन निम्न था, लेकिन ऐसा हमको उदाहरण देखने को मिलता है कि महिलाएं शिक्षा और साहित्य में रुचि लगती थी, काव्य में रुचि रखती थी, तब तो ये उदाहरण देखने को मिल रहा है। यानी उनकी जो है सो केवल एक घर के दायरे तक सीमित नहीं थी, बल्कि अपने ज्ञान के बदौलत वो साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ काम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। और संकट की स्थिति में राजपूत स्त्रियां जौहर व्रत का पालन करती थी, है ना। अब देखे होंगे बहुत सारे ऐसे शासक हैं जिसको आपको देखने को मिलेगा कि जब वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए जौहर ले लेती थी, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह का स्त्रियों की दशा जो है सो राजपूत काल में थी। आर्थिक जीवन के बारे में आज की क्लास में हमने चर्चा किया कि व्यापार उद्योग आंतरिक रूप से ठीक था अंदर में, लेकिन बाह्य व्यापार बहुत ज्यादा उच्च कोटि का नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नगरों का विकास नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन किसानों की स्थिति अच्छी थी। किसानों को संकट के समय में राज्य की ओर से मदद दी जाती थी ताकि वो अपना जीवन बसर कर सके, खुशहाल रहे। ठीक है, तो बांध बना करके नहरों का निर्माण करके किसानों को मदद किया जाता था ताकि वो खेती अच्छे से कर सके। भूमि अनुदान का आपको आर्थिक प्रभाव हमने बताने का प्रयास किया, उसके बाद हमने धार्मिक दशा के बारे में बताया। तो इस प्रकार से ओवरऑल आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, राजपूत काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक ये सब कंडीशन कैसा था। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, जब एग्जाम में आ जाए तो आप इसको मेंशन कर दीजिएगा। जैसे प्रमुख राजपूत राजवंश कौन थे, तो भाई प्रतिहार, तो कौन कौन कुछ शासक का नाम बता दीजिएगा, है ना, कौन कौन शासक थे। चौहान का इसी तरह दे दीजिएगा, कहाँ का उनका शासन था। परमार के विषय में आप बता दीजिएगा।
सोलंकी के विषय में बता दीजिएगा, चंदेल के विषय में बता दीजिएगा, कलचुरी के विषय में बता। इस तरह से यदि आप हो सकता है एक मैप के द्वारा आप एक डायग्राम बना दीजिए, चाहे नक्शा में दिखा दीजिए, अच्छा कलचुरी इस जगह पर था, चौहान इस जगह पर था, परमार जो है मध्य भारत में राष्ट्रकूट के सामंत थे, बाद में वो स्वतंत्र हुए। धार और उज्जैन इन शक्ति का प्रमुख केंद्र था। धार और उज्जैन अभी मध्य प्रदेश में पड़ता है। सोलंकी जो है, जो आप देखें सोलंकी टाइटल भी रहता है बहुत लोगों का, गुजरात में शक्ति संपन्न हुए, है ना। और उपरोक्त चारों वंश सामूहिक रूप से अग्निकुल कहलाते हैं। कौन कौन? इसे आप देखते हैं ना, प्रतिहार, चौहान, परमार और सोलंकी। आगे बात करते हैं चंदेल। चंदेल जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में इनका उदय हुआ। ये संभवतः जो है जनजातीय जो है गोंड के मूल थे। जनजाति गोंड होता है ना, गोंड जनजाति उसी मूल के थे। इस राजवंश का संस्थापक नुक था। तो इस तरह से छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके आप इसको मेंशन कर देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इस विषय में चर्चा करेंगे। कला के विषय में बहुत सारा टॉपिक है, जैसे राष्ट्रकूट कला, चोल कला, है ना। इसके विषय में हम लोग डिटेल चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जितना बता दिए हैं इसका हम पीडीएफ भी ग्रुप में डाल देंगे। इसको आप थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहेंगी। चलिए ठीक है।